वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज है 24 जुलाई और आज की जो क्लास हमारी है वो सभी NHM GNM एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, चाहे राजस्थान MP UP कहीं का भी पेपर हो। ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोगों के जहाँ के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई से भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको पेपर में से क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं। सेकेंड थिंग, कल से आपके लिए, कल मंडे से और 24 जुलाई से आपको डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास रहेगी, जो कि आपको मॉर्निंग 10 o'clock से लेके आपकी जो क्लास चलेगी वो 12 o'clock तक चलेगी। 2 घंटे में आपका जैसे टाइमिंग आपको दी जाती है सेम एज वैसे ही आपको क्लास चलेगी। एक महीने में हम 30 पेपर सॉल्व करेंगे, पर मंथ 30 पेपर सॉल्व होंगे और जो आपकी ये क्लासेस हैं डेली मॉडल पेपर वाली क्लासेस ये भी कंटिन्यू चलेंगी। चैनल पर आप लोग बने रहिए। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपकी कोई भी क्लासेस कभी भी मिस ना हो पाए। और जो भी लोग NHM का पेपर दे रहे हैं मैं उनको बता दूं कि यदि आप PDF फॉर्मेट में पेपर्स परचेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करके पेपर परचेस कर सकते हैं। और इनकेस आप किसी भी रीज़न से पेपर्स नहीं ले पाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरे पेपर्स आपको चैनल पर भी अपडेट कर दिए जाएंगे। जितने भी पेपर में भी मेरे पास 300 और 400 तक नर्सिंग के पेपर्स होंगे, अलग अलग जगह के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग नर्सिंग कॉलेज के, वो सभी आपको एक एक करके चैनल पर एज एन वीडियो फॉर्मेट में भी अपडेट कर दिए जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं की है, जहाँ पर आपके 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी एडेड हैं, तो आप लोग वो पेपर्स भी वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। मेंबरशिप लीजिए और आप सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बिना, और हम ये कह सकते हैं कि 199 की मेंबरशिप लीजिए और आप सभी PDF पढ़ सकते हैं। तो इतना चीप प्राइस में आपको कहीं पर भी कोई भी नर्सिंग का कंटेंट तो नहीं मिलेगा। इवन आप नर्सिंग की एक बुक लेने भी जाएंगे तो आपको 500 से 600 रुपये के बीच में ही मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी लोग ऑनलाइन यदि पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैलेंज क्विज खेलिए, PDF पेपर फॉर्मेट में आप पढ़िए कि आपके पेपर्स कैसे आते हैं। कोई भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे बेझिझक किसी भी टाइम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब, आज की क्लास रहेगी हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐसे क्वेश्चंस की जो अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। हाल फिलहाल में MP के पेपर है जो ऑलरेडी हो चुके हैं NHM के, में भी अपकमिंग टाइम में CHO की वैकेंसी आ जाए। राजस्थान GNM का एग्ज़ाम है जो पोस्टपोन हो चुका है, नेक्स्ट ईयर होगा आपका 2024 में। आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके है जो नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। तो अब अपकमिंग टाइम में जो एग्ज़ाम है UP में आपका एग्ज़ाम होने वाला है एंड नॉर्सेट का पेपर है 17 सितंबर को पेपर है आपके पास। आज ऑलरेडी 8 सितंबर हो चुकी है, प्री होना है, फिर मेंस होना है और अलग अलग जगह CHO के एग्ज़ाम भी होते जा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या MP में वैकेंसी आएगी CHO की, तो अभी कुछ भी कहना है जो उचित नहीं होगा क्योंकि बहुत टाइम से MP में CHO की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ना तो मैं बिलीव करती हूँ, ना ही आप लोगों से कहूँगी कि आप भी बिलीव कीजिए यदि कहीं पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग अभी अपनी तैयारी, BSF के अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है, NVS के फॉर्म फिलअप होने हैं, तो अलग अलग जगह जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है उनकी भी तैयारी करते रहिए। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, साइंस ऑफ फूड इज ऑल्सो नोन एज, कौन सी साइंस को, साइंस ऑफ फूड है जो क्या कहलाएगा, जो फूड है इसकी स्टडी जिस साइंस में की जाती है वो क्या है, एनाटमी, हिस्टोलॉजी, न्यूट्रिशन या फिर बायोकेमिस्ट्री। ये क्वेश्चन आई थिंक बिहार CHO में आ चुका है, पहले याद नहीं है कि बिहार CHO या फिर, लेकिन ये CHO में आया हुआ है। और 2 ऑप्शन भी यहाँ पे इसी तरीके से, इसमें लोग कंफ्यूज थे। सबको लगता है कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन, यस न्यूट्रिशन में फूड की स्टडी तो की ही जाती है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में जो आपके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब की स्टडी की जाती है किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, दोनों, न्यूट्रिशन भी और बायोकेमिस्ट्री भी। तो यहाँ पे आप किसको मार्क करेंगे, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। इनाटमी का मतलब तो है कि आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं
बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी स्टडी की जाना। फिजियोलॉजी में जो बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग है उसकी स्टडी की जाएगी। और हिस्टोलॉजी में जो टिश्यूज हैं, हिस्टोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या है, टिश्यूज की स्टडी की जाना। जो आपकी बॉडी में टिश्यू है उनकी स्टडी की जाना, वो क्या है, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MTP गिवन अप टू हाउ मैनी वीक्स। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है MTP एक्ट से, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो MTP है यहाँ पर, क्या है MTP, कितने वीक की प्रेगनेंसी तक किया जा सकता है, 12 वीक, 28 वीक, 20 वीक या फिर 10 वीक तक। कितने वीक की प्रेगनेंसी तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के थ्रू प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं या फिर अबॉर्ट कर सकते हैं। तो एक है MTP एक्ट 1971 में आया 1971 में, और दूसरा अमेंडमेंट एक्ट 2021 में आया है। तो यहाँ पर दोनों एक्ट में अलग अलग अंतर भी हैं। तो MTP एक्ट के तहत प्रेगनेंसी को 20 वीक तक ही टर्मिनेट किया जा सकता है। कितना, 20 वीक की प्रेगनेंसी तक ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। आफ्टर दैट प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती है। प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाएगी किस रीज़न में, मतलब मेडिकल वे में तो नहीं की जाएगी, फिर इसको सर्जिकल तरीके से DNC करके किया जाएगा या फिर कुछ अदर मेथड अपना के है जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। लेकिन टैबलेट्स के थ्रू जो मेडिकली है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा उसकी परमिशन तो दी जाती है 20 वीक तक की। यदि आफ्टर दैट आप करवाते हैं तो वो आपकी जान माल का रिस्क रहेगा। तो यहाँ पर MTP कितने वीक तक, 20 वीक तक। अब यहाँ पर एक है MTP एक्ट जो 1971 में आया था, फिर आया था अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। लेकिन यदि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि MTP एक्ट केम इन फोर्स कब आया, तो 1971 आपको मार्क करना है। यदि अमेंडमेंट एक्ट लिखा हुआ है या फिर ये आए कि MTP एक्ट में दोबारा से है जो रिवाइज्ड कब किया गया, तब आप 2021 को मार्क कीजिए, अदरवाइज आप 1971 को ही मार्क कीजिए। मोस्टली एग्जाम में 1971 MTP एक्ट ही आता है। तो इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन क्या है, कब किया जाएगा, पहला जब क्या है मैरिड है वुमन, पहले जो एक्ट आया था 1971 का, अकॉर्डिंग टू दैट जेस्टेशनल एज की लिमिट थी ओनली 20 वीक। और यहाँ पर एक जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो 12 वीक तक के लिए, और यदि 20 वीक से ज़्यादा 20 वीक तक की हो जाती है तो यहाँ पर 2 की ज़रूरत पड़ेगी और 1000 का जुर्माना लगेगा जो अलग। फिर कुछ सुधार हुए 2021 में जो एक्ट आया, इसमें अनमैरिड वुमेन को भी कवर कर लिया। यदि किसी में कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया हो या फिर कुछ अदर रीज़न के कारण प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो तो उनको यहाँ पे कवर किया गया। फिर यदि रेप सर्वाइवर हैं तो 24 वीक तक के लिए। पहले जो MTP एक्ट था इसमें चाहे रेप के थ्रू हुआ, एक्सीडेंटल हुआ, 20 वीक के बाद परमिशन नहीं दी जाती थी, बट चेंज करके अच्छा किया गया कि जो रेप सर्वाइवर हैं उनके लिए 24 वीक तक। या फिर कुछ फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो सोनोग्राफी की जाती है उसमें पता चलता है कि फीटस को कुछ प्रॉब्लम है, तब भी यहाँ पे 24 वीक में किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉमिटिंग इंड्यूसिंग हार्मोन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो वॉमिटिंग होती है उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर HCG। तो ये भी हमने कई बार पढ़ा है क्वेश्चन की ऑक्सीटोसिन है जो मिल्क इजेक्शन के लिए, किसके लिए है, मिल्क इजेक्शन के लिए। प्रोजेस्टेरोन है नॉर्मल एक हेल्दी टर्म प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। एस्ट्रोजन जी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो ओनली प्रेगनेंसी में बस ही रिलीज़ करती है बॉडी, वहाँ की ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन नॉर्मल भी निकलते हैं। तो जो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया वॉमिटिंग होती है उसको कहा जाता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, और इसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। यहाँ पर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो कि सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स को रिलीज़ करेंगे। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन कवर होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो नोजिया वॉमिटिंग होता है उसको क्या कहा जाता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। दूसरा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, HCG, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन के लिए, प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल टर्म हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। इनिशियल टाइम में इसको जो ओवरी का कॉर्पस ल्यूटियम पार्ट है वो रिलीज़ करेगा, लेकिन जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है तब यहाँ पे प्लेसेंटा इस हार्मोन को रिलीज़ करेगा।
एंड यदि प्रेगनेंसी में नोजिया वॉमिटिंग होती है तो इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो मैनेज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि पहला कि आप थोड़े थोड़े अमाउंट में खाएं पिएं। दूसरा, आपको जो स्नैक्स वगैरह लेना है, टोस्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बनाना ये सब क्या है हेल्पफुल रहेंगे। तीसरा, यहाँ पे आपको अपनी बॉडी के लिए क्या करना है, डिहाइड्रेट होने से प्रिवेंट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है। क्या है बेसिक यहाँ पे मैनेजमेंट है यदि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है तो। और ये दूसरा ट्राइमेस्टर लगते ही अपने आप सबसाइड हो जाती है, कुछ रेयर केसेस में रह जाती है बट सेकंड ट्राइमेस्टर लगते लगते ठीक हो जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 1 to 12। नेक्स्ट वन, एडोलेसेंट डोज ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो एडोलेसेंस एज में आयरन और फॉलिक एसिड का डोज क्या है। एलिमेंटल आयरन 15 mg एंड फॉलिक एसिड 200 mcg। एलिमेंटल आयरन 100 mg एंड फॉलिक एसिड 300, या फिर एलिमेंटल आयरन 200 mg एंड फॉलिक एसिड 500 mcg। तो एडोलेसेंस एज का मतलब है 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप, और इसमें आयरन फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है, ताकि एनीमिया से प्रिवेंट किया जा सके। किससे, एनीमिया से प्रिवेंट है जो किया जा सके। तो यहाँ पर जो डोज होगा वो कितना होगा, एलिमेंटल आयरन 100 mg और फॉलिक एसिड 500 mcg। तो यहाँ पर एक क्या है, डोज है किसके लिए, एडोलेसेंस एज ग्रुप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2023। तो 2023 में इंडिया के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है। अमित शाह, जेपी नड्डा, मनसुख मांडविया या फिर नन ऑफ दी अबव। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आपको एग्जाम में आ सकता है। अभी रिसेंट में G20 समिट होना है दिल्ली में, तो वो आपको एग्जाम में ज़रूर आएंगे। उसमें से क्वेश्चन तो आपको ज़रूर आए, क्योंकि इंडिया के लिए इतना अच्छा मौका है और इतना अच्छा जो दिल्ली में होने वाला है। अलग अलग देशों के जो G20 के जितने मेंबर कंट्री हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में आ सकता है G20 समिट, आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं। और हाल फिलहाल में जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, वो कौन है, वो मनसुख मांडविया। यदि आप पर्टिकुलर किसी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तब भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नीडेड फॉर बॉडी बिल्डिंग, या फिर बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है, या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन में फैट, विटामिन, प्रोटीन्स या फिर मिनरल्स। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या ज़रूरी है, फैट, विटामिन, प्रोटीन या फिर मिनरल। ज़रूरी तो सब कुछ है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब मसल्स बना, मसल्स के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है प्रोटीन। क्या है ज़रूरी मसल्स के लिए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है रिसेंट में। ऑप्शन में है कृष्णकांत दास, जगदीप धानकर, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू। इंडिया कौन है अभी रिसेंट में, जगदीप धानकर। कौन है, जगदीप धानकर। द्रौपदी मुर्मू तो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है इंडिया की। और भारत में कौन सा शासन चलता है, प्रधानमंत्री। बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में राष्ट्रपति शासन चलता है। इंडिया में राष्ट्रपति शासन है, जो प्रेसिडेंट जो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन कुछ इमरजेंसी के केसेस में लगाया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है जगदीप धानकर। और प्रेसिडेंट पूछें तो वो है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 2023। तो 2023 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है, स्मृति ईरानी, जगदीप धानकर, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर अभी रिसेंट में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है वो कौन है, वो स्मृति ईरानी। कौन है, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड टॉयलेट डे आप कब मनाते हैं हर साल। ऑप्शन में है आपको 19 अप्रैल, 19 मार्च, 19 नवंबर या फिर 19 मई। तो हर साल वर्ल्ड टॉयलेट डे के तौर पर कौन सा दिन चूज़ किया गया है, वो 19 नवंबर। क्या है, 19 नवंबर। यहाँ पर इसका एम क्या रखा गया है कि जो कुछ मे बी 2-3 ईयर बैक है जो एक प्रोग्राम आया था, तो वहाँ पर डिफिकेशन प्रोग्राम, क्या था, डिफिकेशन प्रोग्राम था, घर घर जो टॉयलेट बनवाई गई थी। तो यहाँ पर वही है, तभी से एग्ज़ाम में मोस्टली यहाँ पे इस पर फोकस किया गया है। हमने जो बुक में तो पढ़ा है खूब, लेकिन जब एग्ज़ाम में आना स्टार्ट हुआ, जब वो प्रोग्राम आया था डिफिकेशन प्रोग्राम,
तो यहाँ पर उसी के तहत है जो वर्ल्ड टॉयलेट डे के तौर पर इंक्लूड किया गया था, वो क्या कौन सा दिन था? वो था 19 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड टू मसल अटैचमेंट बाय, तो बोन्स का जो मसल से अटैचमेंट है वो क्या कहलाएगा? फैट, टेंडन, लिगामेंट या फिर कार्टिलेज? तो जो बोन का मसल से अटैचमेंट है वो क्या कहलाएगा? बोन से जो मसल से अटैच होंगी वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी टेंडन। क्या होगी? टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन किस पार्ट्स को अफेक्ट करेगा? ईयर्स को, नोज को, आइज को कि टेस्ट बड्स को? तो यहाँ पर जो हेलुसिनेशन है जो कि स्पेशली किसको अफेक्ट करेगा? टेस्ट बड्स को, जो आप खा पी रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर जो गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन अफेक्ट कर रहा है, किस पार्ट को अफेक्ट करेगा? टेस्ट बड्स के लिए। यहाँ पे देखिए, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, जब कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कि एब्सेंट है, उस चीज़ को आप परसीव करते हैं तो क्या कहलाएगा? हेलुसिनेशन। और यहाँ पर जो हेलुसिनेशन के टाइप्स हैं, यदि हम बेस्ड ऑन जो कि बिना किसी स्टिमुलस के रहे जो हेलुसिनेशन, जिसमें आप कुछ भी खा पी भी नहीं रहे लेकिन आपको वो टेस्ट फील हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी में है फॉल्स परसेप्शन ऑफ साउंड, आपको लगता है कि कोई सेकंड थर्ड पर्सन आपसे बात कर रहा है लेकिन वहाँ पे आपसे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो ऑडिटरी क्या है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मतलब साउंड को लेके। गस्ट्रेटरी में क्या होगा? टेस्ट को लेके। ऑल्फैक्टरी का मतलब है आपको स्मेल। क्या है? स्मेल। यदि यहाँ पर आपसे गस्ट्रेटरी की जगह ऑल्फैक्टरी पूछते तो आप क्या कहते? नोज। फिर आता है विजुअल, मतलब आपके सामने जो चीज़ है ही नहीं, आप उसके बारे में आपको लगता है कि ये चीज़ है, तो क्या होगा? विजुअल। फिर आता है टैक्टाइल, मतलब आपको टच, फॉल्स सेंसेशन ऑफ टच, या आपको किसी ने टच किया है, छुआ है, बट किसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो क्या है? टैक्टाइल हेलुसिनेशन। और सबसे ज़्यादा जो इन सभी में डेंजरस हेलुसिनेशन होता है, वो होता है गस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। और कुछ जो अलग अलग टाइप की साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के हिसाब से हम जाते हैं, तो सभी टाइप के हेलुसिनेशन किसी ना किसी एक प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलेंगे ही। ऑडियो मतलब सुनने वाला, गस्टेशन मतलब आपको टेस्ट को लेके, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल को लेके, विजुअल मतलब देखने आँखों को लेके आपको, टैक्टाइल का मतलब है कि आपको टच। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, पार्किंसंस डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो पार्किंसंस डिसीज किसके द्वारा होगी? डिमाइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स, इम्पेयरमेंट ऑफ डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द ब्रेन, हेरिडिटरी फैक्टर, डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ड्यू टू ओल्ड एज। तो ओल्ड एज के कारण सेनाइल डिमेंशिया होता है, यदि ब्रेन सेल्स की डेथ होती है तो। यहाँ पर कहा है कि पार्किंसंस किसके कारण होता है? डोपामीन के इम्पेयरमेंट के कारण, डोपामीन की कमी होने के कारण। और ये कब होगी? जब जो सेल्स हैं, जो भी सेल्स डोपामीन को बना रही हैं, क्या है? नर्व सेल जो डोपामीन को बना रही हैं, उन सेल्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी जिसके कारण वो डोपामीन को नहीं बना पा रही हैं, तब क्या होगी? यहाँ पर पार्किंसंस की आपको एग्जाम में इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन इनकेस ना आए, उसमें ओनली न्यूरोट्रांसमीटर पूछा जाएगा कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होगा, तो होगा डोपामाइन। एल्जाइमर में पूछते हैं तो कौन सा? एसिटाइल कोलिन। इसी तरीके से पार्किंसंस में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो रहा है, तो वह डोपामाइन। क्या है? डोपामाइन। नेक्स्ट वन इज कंडीशन इन विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट इज नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट इज नोन एज। तो ऐसी कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन जो फ्लो है ब्लड का वो बाहर नहीं दिखाई दे रहा, वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, वो क्या कहलाएगा? क्रिप्टोमेनोरिया, जीरोकॉप्स, डिस्मेनोरिया फिर मेनोरेजिया। कौन सी कंडीशन कहलाएगी जिसमें मेंस्ट्रुएशन तो हो रहा है, मतलब पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बीच में क्या हो रहा है? जो ब्लीडिंग है वो दिखाई नहीं दे रही। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन वेजाइना के यहाँ हो सकता है, आपकी सर्विक्स के यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जो सिचुएशन क्या कहलाएगी? क्रिप्टोमेनोरिया। क्या कहलाएगी? क्रिप्टोमेनोरिया।
डिस्मेनोरिया सबको पता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगी, क्रैम्प्स आएंगे। मेनोरेजिया में हैवी और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बीच में। नेक्स्ट वन इज इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड्स फ्रॉम। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेज में इन्फेंसी पीरियड कब कहा जाएगा? बर्थ टू 1 ईयर तक, 4 वीक्स टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज में इन्फेंसी पीरियड कहलाएगा 4 हफ्ते से लेके 1 साल तक का। कब तक का? 4 वीक्स टू 1 ईयर तक का। यहाँ पर ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। यहाँ पे कहा है कि 4 वीक्स टू 1 ईयर, तो ये तो हो गया आपका इन्फेंसी पीरियड। 0 to 28 डेज तक का पीरियड कहलाता है न्यूबॉर्न पीरियड। 0 to 7 अर्ली न्यूबॉर्न होगा और अर्ली न्यूनेट कहेंगे हम, लेकिन 0 से 28 दिन तक का कहलाएगा न्यूबॉर्न। 1 महीने से 1 साल इन्फेंट, 1 to 3 ईयर तक टोडलर्स, 3 to 6 ईयर प्री स्कूलर, मतलब जो LKG UKG के बच्चे होते हैं वो, 6 to 12 ईयर तक जो 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो आ जाएंगे। 12 to 18 ईयर के जो बच्चे होंगे वो किस में आएंगे? एडोलेसेंट कैटेगरी में। बट बेस्ड ऑन WHO की डेफिनेशन के एडोलेसेंट एज ग्रुप कंसीडर किया जाता है 10 से 19 साल तक का। क्लियर है? 10 to 19 ईयर्स तक का। नेक्स्ट वन इज एन इन्फेंट इज बॉर्न विथ फेशियल एबनॉर्मलिटीज, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड विजन एबनॉर्मलिटीज। दीज एबनॉर्मलिटी आर प्रोबेबली कॉज्ड बाय मैटरनल कॉज। तो यहाँ पर इन्फेंट बॉर्न हुआ है, फेशियल एबनॉर्मलिटीज है, ग्रोथ रिटार्डेड है, विजन एबनॉर्मलिटीज़ भी है, लेकिन ये इन सभी चीज़ों के पीछे जो कारण है वो मैटरनल कॉज। तो वो कौन सा होगा? मतलब माँ को किस चीज़ की कमी रही होगी, या फिर उसने क्या खाया पिया होगा? फॉलिक एसिड की कमी रही होगी, विटामिन A की रही होगी, विटामिन B6 की, या फिर अल्कोहल कंजप्शन की। फॉलिक एसिड की कमी से तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप होगा बेबी को। विटामिन A, विटामिन B6 या फिर अल्कोहल कंजप्शन। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि फेशियल एबनॉर्मलिटीज है, फ्लैट फेस है, विजन इम्पेयरमेंट है, सब कुछ हो रहा है कि माँ ने प्रेगनेंसी के टाइम पर भर भर के शराब पी है। क्या है? भर भर के अल्कोहल पिया है, मतलब कि शराब पी है, दारू पी है, जिसके कारण बेबी की बैंड बज गई। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में कहलाएंगी। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब प्रेगनेंसी में माँ ने क्या किया हो, अच्छी खासी शराब पी हो, तो उस कारण से बच्चे का दिमाग जो ब्रेन है वो डैमेज होगा, ग्रोथ प्रॉब्लम्स रहेंगी, जिसके कारण बच्चे का जो लो नेजल ब्रिज फ्लैट रहेगा, माइनर ईयर एबनॉर्मलिटीज होगी, सुनने में प्रॉब्लम होगी, माइक्रोजेंथिया होगा बच्चे को, जो चिन है बहुत ही छोटी होगी, थिन अपर लिप होंगे यहाँ पर, फ्लैट मिडिल एंड शॉर्ट नोज होंगे, शॉर्ट पाल्पेब्रल फिश होगा, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा हम कहें फेशियल एबनॉर्मलिटीज ही यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज द विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन स्टोर करके रखी जाएगी? OPV, BCG, MMR या फिर मीजल्स। तो जो वैक्सीन स्टोर करके फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाएगी रेफ्रिजरेटर में वो होगी ओरल पोलियो वैक्सीन और मीजल्स और OPV हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, इसीलिए इनको क्या किया जाएगा यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर का फ्रीजिंग कंपार्टमेंट है वहाँ पर रखी जाएंगी। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन पूछें तो आपको कहना है OPV ऑप्शन में ना हो तो मीजल्स। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। यदि बच्चे की उम्र 1 से 2 साल है तो यहाँ पर पल्स रेट कितनी होगी? 60 to 100 पर मिनट, 76 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 80 to 130 पर मिनट। यहाँ पर जो पल्स रेट की बात हो रही है तो बच्चे की पल्स रेट 1 से 2 साल के बच्चे की होगी कितनी? 80 से 130, 80 to 130 बेस्ड ऑन एज ग्रुप। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पल्स रेट बताया हुआ है। एक जो शॉर्ट चैनल है वहाँ पर रिसेंट में ब्लड प्रेशर पढ़ाया गया है, आप जाके वहाँ पर ज़रूर चेक करना। जो बर्थ से लेके एडल्टहुड और जेरियाट्रिक पर्सन में कितना BP होगा, क्या चीज़ें इफेक्ट करेंगी, कैसे BP आपका बढ़ेगा घटेगा, वो सब चीज़ें वहाँ पे आपको एक 15 मिनट की क्लास में बताया गया है, तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर देखना। पल्स रेट होगा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। न्यूबॉर्न बेबी में जब बच्चा 0 से 3 महीने का होगा तो 100 से 150 बीट पर मिनट एट द टाइम ऑफ बर्थ नॉर्मल कंसीडर की जाती है, जब 140 से 160 हो। क्लियर?
इन्फेंसी में क्या होगा 90 से 120, फिर 6 to 12 मंथ के पीरियड में 100 से 160 होगा। चिल्ड्रन है तो 1 से 10 साल के हैं तो 60 से 130 तक जाएगा। और जिन बच्चों की उम्र 10 साल या फिर एडल्ट है तो नॉर्मली जितना एडल्ट का होता है उतना जाएगा। बिलो 60 जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया कहेंगे हम, और ओवर 100 जाएगा तो टैकीकार्डिया। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द व्हेन वर्ल्ड वाइड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड, तो हम पूरे विश्व में हृदय दिवस कब मनाते हैं? 29 सितंबर को, 29 दिसंबर, 28 सितंबर या फिर 28 जनवरी। तो वर्ल्ड हार्ट डे क्या है? वर्ल्ड हार्ट डे है जो कब मनाते हैं हम हर साल? तो हर साल विश्व हृदय दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को। कब? 29 सितंबर को। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट। हम हर साल हार्ट डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड हार्ट डे तो हम मनाते हैं 29 सितंबर को। जो विश्व का पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था डॉक्टर क्रिस बार्नार्ड ने किया था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था 3 दिसंबर 1967 को केप टाउन में, क्रूड सेचर हॉस्पिटल केप टाउन में किया गया था। डॉक्टर क्रिस बार्नार्ड ने ट्रांसप्लांटेशन किया था। पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आपको पूछ सकते हैं 3 दिसंबर 1967 को केप टाउन में किया गया था। इंडिया में पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था 1968 में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। डॉक्टर पी.के. सेन ने इसको किया था 1968 में। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज। डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग मतलब आप जो सांस लेते हैं तो क्या है, जो डेप्थ है क्या है, बढ़ी हुई है, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट है जो कि नॉर्मल आती है 16 to 20 की रेंज में आ रही है, लेकिन ब्रीदिंग की जो डेप्थ है वो क्या है, बड़ी है। हाइपर एपनिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ऑर्थोपनिया होगा, कुस्माल्स ब्रीदिंग होगा। तो यहाँ पर ब्रीदिंग की डेप्थ बड़ी है लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है तो ये कहलाएगा आपका हाइपर एपनिया। क्या होगा? हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया का मतलब है एबनॉर्मल लेकिन स्लो ब्रीदिंग। ऑर्थोपनिया में जब आप लेटे या फिर लेटे हुए फ्लैट पोजीशन में तब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है वो। स्मॉल ब्रीदिंग जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में देखने को मिलेगी जिसमें डीप एंड लेबर्ड ब्रीदिंग एसोसिएटेड विद सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबी इज। यदि बच्चा प्रीटर्म बेबी है दैट मीन्स 37 वीक के पहले ही डिलीवर हो गया है, तो ऐसे बच्चे बिफोर 37 वीक के पहले डिलीवर हो जाएं तो उसमें यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्रीटर्म बेबी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की सिचुएशन हो। यदि लेट प्रीटर्म हुए मतलब 35 वीक के बाद हुए तो चांस कम होते हैं, 35 वीक के बाद हुए तो चांस कम होते हैं। लेकिन बेबी यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रीटर्म है तो फुल टर्म तो कम माने जाते हैं, अब 37 वीक के बाद होते हैं। लेकिन 37 वीक के पहले यदि बच्चा हुआ है, प्रीटर्म बेबी है, लेकिन उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो रहा है, कौन से साइन होंगे जो बताएंगे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है? नेजल फ्लेयरिंग, वैरल चेस्ट, ब्रेडिकार्डिया या फिर ग्रंटिंग एंड चेस्ट इन ड्रॉइंग। क्या यहाँ पर साइन होंगे जिससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की सिचुएशन का पता चलेगा? वो होगा यहाँ पर क्या? नेजल फ्लेयरिंग। क्या होगी? नेजल फ्लेयरिंग, जो कि क्लासिकल साइन होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को लेके न्यूबॉर्न बेबी में। आरडीएस इमेच्योर लंग्स के कारण होगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्यों होगा? इमेच्योर लंग्स के कारण। जो प्रेगनेंसी में यदि जो प्रीटर्म लेबर आ रहे हैं तो उनको यदि थोड़ा बहुत डिले करना है तो डेक्सामेथासोन दिया जाता है ताकि लंग्स को मैच्योर किया जा सके बेबी के। तो नेजल फ्लेयरिंग तब होगा जब जो नॉस्ट्रिल है, जब सांस लेंगे तो जो नॉस्ट्रिल है बड़े बड़े ओपन होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फैल के, मतलब बेबी को प्रेशर लगाना पड़ रहा है सांस लेने में। और एक इंडिकेशन है कि बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है। हर एक यदि इवन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है तो ब्रेडिकार्डिया सबको पता है। बैरल चेस्ट देखने को मिलता है जनरली एम्फाइसीमा के मरीज में। सीओपीडी में जो एम्फाइसीमा वाला पार्ट होगा उसमें बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय, कैल्शियम का बैलेंस बॉडी में कौन रेगुलेट करेगा? पैराथार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कैल्सिटोनिन या फिर ए एंड सी। तो कैल्शियम का जो बैलेंस है बॉडी में रेगुलेट करता है पैराथार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? रेगुलेट करने का काम करेगी कैल्शियम को। किस तरीके से? जो कैल्सिटोनिन है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पर कैल्शियम को ब्लड टू बोन में भेज रही है, जो ब्लड है जो फ्लो हो रहा है वहाँ से बोन में भेजती है, और जो यहाँ पर पैराथार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज करती है, तो ये क्या कर रही है? बोन से ब्लड में ला रही है कैल्शियम को। तो दोनों हार्मोन एक तरीके से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन इज Which type of solution causes water to shift from the cells into plasma? कौन से सॉल्यूशन है? यहाँ पर हमने अलग अलग कैटेगरी के सॉल्यूशन पढ़े हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, एल्कलाइन। तो यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन है जो सेल से प्लाज्मा में फ्लूइड को शिफ्ट कर रहा है, वाटर को शिफ्ट कर रहा है? वो कहलाएगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल्स से प्लाज्मा में, हाइपो में प्लाज्मा टू सेल्स अपोजिट होगा, आइसोटोनिक में सेम ऑस्मोलैरिटी होगी, ब्लड और प्लाज्मा की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या है? सेम है इस फ्लूइड की। एल्कलाइन वाला जो यहाँ पर फ्लूइड होगा जिसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगा। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए हैं, तो यदि आपको पूछे सेल्स से प्लाज्मा में तो हाइपरटोनिक, प्लाज्मा टू सेल्स पूछे तो हाइपोटोनिक, यदि ऑस्मोलैरिटी सेम है तो आइसोटोनिक। क्लियर? नेक्स्ट वन इज What type of isolation precaution is in use when a patient is asked to wear a mask? जब आप यदि पेशेंट से कहते हैं कि अपना मास्क पहन लो, तो आप किस टाइप का आइसोलेशन प्रिकॉशन यहाँ पे बरत रहे हैं? ब्लड सेफ्टी के लिए, ड्रॉपलेट के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशन? तो कौन सा प्रिकॉशन है यहाँ पे आप बरत रहे हैं? पेशेंट से मास्क पहनने को कह रहे हैं तो होगा ड्रॉपलेट। क्या होगा? ड्रॉपलेट। क्योंकि मास्क पहनेगा तो यदि उस छींकता है, खांसता है, तो यदि उसको कोई मान लीजिए कंटेजियस डिसीज़ है, तो जो उसके ड्रॉपलेट या फिर जो ड्रॉप्स एयर में नहीं उड़ेंगे और आप बीमारी से बच सकते हैं। तो यहाँ पर एक कौन सा होगा? ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स एज अ सेफ साइट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन? तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है कि एडल्ट में पूछा है। जनरली इस तरीके का क्वेश्चन आपको इन्फेंट में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कहा है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए जो एडल्ट पर्सन है उसमें कौन सी साइट है जो बेस्ट होगी? वेंट्रोग्लूटियल, वास्टस लैटरलिस, डॉर्सल ग्लूटियल या रेक्टस फीमोरिस। तो जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है मसल्स में दिए जाते हैं, यदि यही चीज़ एडल्ट की जगह इन्फेंट में पूछी जाती, बच्चे में पूछते, तो आप कहते वास्टस लेटरलिस साइट। क्लियर? लेकिन यहाँ पे किस में पूछी? एडल्ट में आईएम इंजेक्शन के लिए, तो क्या होगी? वेंट्रोग्लूटियल साइट। कौन सी? वेंट्रोग्लूटियल साइट, जो कि बेस्ट साइट होगी, जिसके कारण हम जो नर्व इंजरी है उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? वेंट्रोग्लूटियल। नेक्स्ट वन इज a multiparous client tells the nurse that she is using medroxyprogesterone for contraception. The nurse should instruct the client to increase her intake of which of the following? तो यहाँ पर यदि मल्टीपेरस क्लाइंट है, मल्टीपेरस का मतलब है कई बार प्रेग्नेंट हुई है वो लेडी, ठीक है? यहाँ पर मल्टीपेरस का मतलब क्या है? कई बार प्रेग्नेंट हुई है। और डेपो-प्रोवेरा जो कि शॉर्ट और अंतरा नाम से मार्केट में अवेलेबल है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, हर 3 महीने में लगाई जाती है। तो नर्स उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि आप अपनी डाइट में किसको बढ़ाइए खाने पीने में? विटामिन सी को, विटामिन ए को, जिंक को, कि कैल्शियम को। तो यदि जब आप डेपो-प्रोवेरा ले रहे हैं, मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन ले रहे हैं, DMPA ले रहे हैं, शॉर्ट ले रहे हैं हर 3 महीने में प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो आपकी डाइट में कैल्शियम के कंजप्शन को बढ़ाने के लिए कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं? हार्मोन ले रहे हैं, मल्टीपेरस वुमेन है, तो यहाँ पर चांस रहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस होने के, क्योंकि मेडिकेशन के कारण, किसके कारण? मेडिकेशन के लेने के कारण, हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या रहेंगे? यहाँ पर आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ऑस्टियोपोरोसिस आपको डेवलप हो सकता है।
इसीलिए क्या कहा जाएगा कि आप अपनी डाइट में कैल्शियम का कंजप्शन ज़्यादा बढ़ाइए। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म टेस्ट फॉर असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म इज। तो स्पर्म की एडिक्वेसी को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? स्पर्म मोर्टेलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, सीमेन वॉल्यूम या फिर स्पर्म काउंट। तो कॉमनली जो टेस्ट किया जाएगा स्पर्म की एडिक्वेसी के लिए वो कौन सा टेस्ट होगा? स्पर्म मोर्टेलिटी टेस्ट। कौन सा? स्पर्म मोर्टेलिटी टेस्ट। अकॉर्डिंग टू WHO के 1 ml सीमेन कंटेन करेगा 15 मिलियन स्पर्म को। देखिए यहाँ पर एक काउंटिंग आ सकती है। 1 ml सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म रहेंगे। उन 15 मिलियन में से एक जो स्पर्म है वही फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो यहाँ पर एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म के लिए क्या होगा? स्पर्म मोर्टेलिटी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी फ्रॉम ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा यदि होता है तो कौन सी जो इंजरी के लिए साइट होगी? आउटा, SBC, सुपीरियर वेना केवा, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर जो राइट वेंट्रिकल है जो यहाँ पर क्या होगा? मेनली ज़्यादा चांसेस होते हैं यदि कुछ ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा इंजरी होती है तो। क्यों? ये देखिए यहाँ पर right ventricle is more prone to blunt chest trauma because of the proximity of the right ventricle to the sternum। right ventricle से sternum की जो proximity है वो क्या होती है? सही होती है, पास होती है। इसीलिए सबसे कॉमन यदि ब्लंट चेस्ट इंजरी होती है, चेस्ट ट्रॉमा होता है, मतलब रिब फ्रैक्चर वगैरह होता है, तो राइट वेंट्रिकल सबसे पहले अफेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज कीमो ड्रग्स विल अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू और सेल्स इन आवर बॉडी। जो कीमो ड्रग्स दी जाती हैं, कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स दी जाती हैं वो आपके किस पार्ट और किस टिश्यू को अफेक्ट करेंगी? बोन मैरो को, नेल्स को, ब्लड को कि स्किन को? सॉरी, ब्लड वेसल्स को। कीमोथेरेपी वाली ड्रग सबको पता है बोन मैरो को सप्रेस करने का काम करेंगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं जो अटैक करती है इनका मेन टारगेट क्या होती है? बोन मैरो सेल्स। तो यहाँ पर इनका वही मेन टारगेट होता है बोन मैरो को सप्रेस करना। इसीलिए जिस पर्सन को कीमोथेरेपी दी जा रही है उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बोन मैरो यहाँ पे अफेक्ट होगी आपकी। तो जो भी बोन मैरो सप्रेस होगी आपकी बॉडी में, तो जो भी आपको ऑटोइम्यून डिसीज होने के चांसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। साथ में कीमो के कारण आपकी जो बॉडी की क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, वो भी डाउन हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नॉर्सेट में आया हुआ है, MC कॉलम पैच इज डायग्नोस्टिक ऑफ। तो MC कॉलम पैच किस में देखने को मिलेंगे? रूमेटिक अर्थराइटिस में, पैंक्रियाटिक इन्फेक्शन में, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में कि ब्लंट ट्रॉमा में? तो ब्लंट ट्रॉमा, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा में फ्लेयर चेस्ट देखने को मिलेगी। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में बूट शेप्ड हार्ट देखने को मिलेगा। पैंक्रियाटिक इंजरी होती है या फिर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस होता है तो क्विलिन साइन देखने को मिलेगा आपको। रूमेटिक अर्थराइटिस में MC कॉलम पैच देखने को मिलेंगे। जो एंडोकार्डियम, जो रूमेटिक फीवर वाले पर्सन होंगे उनके जो एंडोकार्डियम पार्ट है उस लेयर को अफेक्ट करेंगे। प्लग इरेगुलर थिकनेस होगी जनरली लेफ्ट एट्रियम के पास में। जो जॉन्स क्राइटेरिया यहाँ पे अपनाया जाता है रूमेटिक फीवर के लिए कैटेगराइज करने के लिए, इसमें माइनर और मेजर कॉज क्राइटेरिया होते हैं कि कंफर्म करेंगे कि कितने % रूमेटिक है। तो यहाँ पर वही है कि रूमेटिक अर्थराइटिस में MC कॉलम पैच है जो देखने को मिलेंगे, जो कि किस पार्ट को अफेक्ट करेंगे? लेफ्ट एट्रियम को। नेक्स्ट वन इज द अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स। तो यदि लंग्स में कैंसर होता है तो अर्ली साइन क्या है? हेमोप्टाइसिस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, चेस्ट इंड्रॉइंग या फिर परसिस्टेंट कफ। तो हेमोप्टाइसिस तो जनरली देखने को मिलेगा, हेमेटोमेसिस जब क्या हो? TB हो, ट्यूबरक्लोसिस। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलता है लैरिंक्स कैंसर में, जब आपके वॉइस बॉक्स में कैंसर हो। लेकिन यहाँ पर कैंसर का लंग्स के लिए साइन पूछा है तो होगा परसिस्टेंट कफ, बार बार खांसी का आना। क्या है? बार बार खांसी का आना। नेक्स्ट वन इज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क या फिर दे कॉज गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ऑफ द बेबी। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं,
इनका शॉर्ट नाम जाने हम तो COCS। तो जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इनमें ऐसा क्या है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको लेने के लिए अवॉइड किया जाएगा, तो वो होंगी आपके हॉर्मोन्स। क्या हैं? हॉर्मोन्स। कंबाइंड जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होगा। अब यहाँ पर ये लेने के लिए मना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आपके मिल्क के प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं। क्या है? मिल्क प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं। तो इसीलिए जो आफ्टर डिलीवरी के बाद यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, परपीरियल वुमेन मतलब डिलीवरी के बाद के अभी 6 वीक तो हुए ही नहीं है, और यहाँ पर यदि आप कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रहेगा, कंबाइंड का मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इसलिए तो यहाँ पर आपको मना इसलिए अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को कम कर सकती है, स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन जो परपीरियल वुमेन होती हैं और नर्सिंग मदर होती हैं जो अपने बच्चे को फीड कराती हैं, उनके लिए डॉक्टर मिनी पिल एडवाइस कर सकते हैं। क्या है? मिनी पिल एडवाइस कर सकते हैं। और परपीरियल वुमेन में बहुत ही रेयरली, क्योंकि ओवुलेशन तुरंत तो होना स्टार्ट नहीं होता है, बट कुछ रेयर केस में हो जाता है, तो इसीलिए जो मेथड अपनाने को कहा जाता है, या तो आपके लिए IUD, आप जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद IUD लगती है परपीरियम पीरियड के बाद, वो लगवा सकते हैं, या फिर आप मिनी पिल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवॉइड करने को कही जाती है बिकॉज इट कैन कॉज द रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्लियर? अब मिल्क प्रोडक्शन और रिजेक्शन के लिए हार्मोन पूछते हैं, तो प्रोडक्शन के लिए होता है क्या? प्रोलैक्टिन, और रिजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन, द बायोलॉजिकल थ्योरी बिलीव्स दैट डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ, तो डिप्रेशन के कारण क्या होगा? डिक्रीज्ड कॉर्टिसोल लेवल, इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डिक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर नॉर्मल पैराथॉर्मोन लेवल। यदि इन केस जो बायोलॉजिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू दैट, तो डिप्रेशन के कारण क्या हो सकता है? डिप्रेशन के कारण क्या होगा? यहाँ पे आप भी आंसर कर सकते हैं। तो डिप्रेशन के कारण क्या है? डिप्रेशन के कारण जो TSH हार्मोन है उसका लेवल बढ़ सकता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ सकता है। जनरली डिप्रेशन के कारण जो सीरोटोनिन है, क्या है? सीरोटोनिन डिप्रेशन में कम हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन यदि होता है किसी को, तो डिप्रेशन के कारण क्या होगा? यहाँ पर जो TSH का लेवल है, क्या है? TSH का लेवल है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब TSH का लेवल बढ़ता है दैट मीन्स क्या है? आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो डिप्रेशन के लक्षण होते हैं उसी तरीके से रहेंगे आप। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो प्लेसेंटल सेपरेशन के कौन से साइन हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर डिस्क्वाइड शेप ऑफ द यूट्रस। क्या है? डिस्क्वाइड शेप ऑफ द यूट्रस, शॉर्टनिंग ऑफ द कॉर्ड, सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना, और बॉगी यूट्रस। क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर? साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो प्लेसेंटल सेपरेशन में क्या है जो देखने को मिलेगा? कौन से क्लासिकल साइन होंगे? एक तो आपको 3 क्लासिकल साइन पूछे जाते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के। तो यहाँ पर प्लेसेंटल सेपरेशन में जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। जो वेजाइना के यहाँ पर क्या है? अचानक से बहुत ज़्यादा ब्लड है जो फिल्डअप हो जाएगा, जो कि एक क्लासिकल साइन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। फिर है यहाँ पर दूसरा साइन कि जो यूट्रस है किस तरीके से दिखेगी? ग्लोब्यूलर शेप में, फर्म और ग्लोब्यूलर होगी, ना कि बॉगी यूट्रस होगी। यहाँ पर गस ऑफ वेजाइनल ब्लड होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड शॉर्ट नहीं होगी, लेंथनिंग देखने को मिलेगी बाहर की तरफ, और जो यूट्रस है ग्लोब्यूलर और फर्म रहेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। और जो क्लासिकल साइन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के? लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड,
यूट्रस बिकम फर्म्स एंड ग्लोब्यूलर, यूट्रस राइसेस इन द एब्डोमेन, क्या है, यूट्रस राइसेस इन द एब्डोमेन एंड गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। और प्लेसेंटा सेपरेट कौन सी स्टेज में होता है लेबर की, तीसरी स्टेज में, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। यदि प्लेसेंटा 30 मिनट तक, जो जनरली 15 मिनट का टाइम होता है, यदि 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है तब आप उसको कहते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहेंगे, रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द मदर इज इन ट्रू लेबर पेन। तो कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि माँ को सच में लेबर पेन आ रहे हैं। लीकिंग पर वेजाइनम और एग्जामिनेशन रप्चर्ड मेम्ब्रेन, fetal head is engaged, cervix is 4 centimeter dilated, intermittent tightening of the abdomen is observed। तो यहाँ पर ट्रू लेबर पेन की सबसे सही फाइंडिंग कौन सी होगी। आपने ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर पेन में जो डिफरेंस तो खूब पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ट्रू लेबर पेन की सही फाइंडिंग क्या है। तो यहाँ पर एक जो एक्यूरेट चीज़ बताएगी वो होगी सर्विक्स का डायलेट होना, जो कि 4 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट हो चुकी है। कितनी, सर्विक्स इज 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। सर्विक्स का डायलिटेशन होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। कब होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, जो कि 0 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। तो 4 सेंटीमीटर सर्विक्स यदि डायलेट हो गई है मतलब क्या है, माँ ट्रू लेबर पेन में है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेजर इवेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मेजर इवेंट कौन सा है। सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, इफासमेंट ऑफ सर्विक्स, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स या फिर एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की बात की जा रही है। तो फर्स्ट में सर्विक्स के जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं उन कॉन्ट्रैक्शन से लेके सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। जो दूसरी स्टेज आती है सर्विक्स डायलेशन कंप्लीट होगा, बेबी बाहर आएगा, मतलब कि फीटस का एक्सपल्सन होगा। तीसरी स्टेज फीटल एक्सपल्सन कंप्लीट करने के बाद से लेके होती है प्लेसेंटा के एक्सपल्सन तक। और चौथी होगी ऑब्जर्वेशन वाली स्टेज, कि माँ को पीपीएच या फिर कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज इज द सर्वाइकल डायलिटेशन, सेकंड इज द फीटल एक्सपल्सन, थर्ड इज द प्लेसेंटल एक्सपल्सन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अपगार स्कोरिंग। तो अपगार स्कोरिंग सिस्टम में क्या है जो इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन में अपीयरेंस दैट मीन्स कलर, पल्स मीन्स हार्ट रेट, ग्राइमेसी मतलब रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, एनोमलीज। तो क्या है जो इंक्लूड नहीं है। वर्जीनिया अपगार ने अपगार सिस्टम दिया था, अपगार स्कोरिंग सिस्टम की, एक बार जन्म के तुरंत बाद विदिन 1 मिनट, और दूसरी बात आफ्टर द 5 मिनट बच्चे को चेक करना है कि बच्चे में जो 5 चीज़ें हैं वो इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर जो इंक्लूडेड नहीं होगा वो क्या होगा, वो होगा एनोमलीज। क्या है, कंजेनाइटल एनोमलीज इसमें अपगार स्कोर में चेक नहीं की जाती है। बाकी यहाँ पर क्या क्या चेक किया जाएगा, बच्चे का एक्टिविटी और मसल टोन, पल्स, ग्राइमेसी, अपीयरेंस और रेस्पिरेटरी रेट। यदि आपको पूछें कि सबसे टॉप पर क्या प्रायोरिटी रखी जाती है अपगार स्कोर में, तो बहुत ही हार्ट रेट और पल्स रेट। क्या है टॉप की प्रायोरिटी, हार्ट रेट और पल्स रेट। नेक्स्ट वन, व्हेन अ न्यूबॉर्न बेबीज हेड इज टर्न टू वन साइड व्हाइल द बेबी इज इन सुपाइन पोजीशन, the limbs on the side of the head are extended while those on the opposite side flex. This reflex is called। न्यूबॉर्न बेबी का हेड है जो क्या है, एक तरफ किए है लेकिन वो पूरा सीधा स्ट्रेट लेटा हुआ है सुपाइन पोजीशन में। लिम्स है वो दूसरे तरफ हेड के अपोजिट एक्सटेंड है। तो ये कौन सा रिफ्लेक्स है, ट्रैक्शन, क्रॉस्ड एक्सटेंशन, मैग्नेट रिफ्लेक्स या फिर असिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर एक कौन सा रिफ्लेक्स है जो बात की जा रही है, ये बच्चे का असिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। क्या है, असिमेट्रिकल टॉनिक नेक लेटा हुआ है। तो इसमें कौन सा रिफ्लेक्स यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये है यहाँ पर असिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। बच्चा पूरा फुल सुपाइन पोजीशन है, हाथ किसी तरफ जा रहे हैं लेकिन सिर है जो वो एक साइड किए, वन साइड किए। तो क्या है, असिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। बच्चे अपनी नेक है जो होल्ड कब करना स्टार्ट करते हैं, 3 मंथ की एज से नेक होल्डिंग है जो मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं, तो 3 महीने की एज से
नेक होल्ड करने लगेंगे। 6 महीने में बिना किसी सपोर्ट के बैठने लगेंगे। 9 मंथ में क्रीपिंग करेंगे। 11th में क्राउलिंग करेंगे। एंड देन 1 ईयर में बच्चे वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रेस्टफीड स्पॉट्स इन द आइरिस ऑफ द बेबी इज इंडिकेटिव ऑफ। तो ब्रेस्टफीड स्पॉट है, क्या है? ब्रेस्टफीड स्पॉट है जो किस में देखने को मिलेगा? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम वाले बच्चे में, टर्नर सिंड्रोम वाले बच्चे में कि एडवर्ड सिंड्रोम वाले बच्चे में। तो ब्रेस्टफीड का मतलब है कि वाइट और येलो कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिड। आइरिस का जो एंटीरियर सरफेस है वहाँ पर वाइट और येलो कलर के स्पॉट देखने को मिलेंगे। उन स्पॉट्स के लिए क्या कहा जाएगा? वो स्पॉट्स कहलाएंगे ब्रेस्टफीड स्पॉट्स, जो कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। बच्चे की आंखों में वाइट कलर के स्पॉट हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, जो कि आइरिस के चारों तरफ रहेंगे और ये देखने को मिलते हैं किसमें? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, प्रीटर्म लेबर, माल प्रेजेंटेशन या फिर डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ। तो यहाँ पर मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब है कि एक से ज़्यादा यूट्रस में बेबी हो, फीटस हो, तो क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाएगी। प्रीटर्म लेबर हो सकता है यदि 2 फीटस रहें। माल प्रेजेंटेशन होने के चांसेस रह सकते हैं कि एक बच्चा सेफेलिक्स में और दूसरा है जो ब्रीच में हो। डिस्कॉर्डेड ग्रोथ भी है जो हो सकती है, क्योंकि जब मल्टीपल प्रेगनेंसी वाले बच्चे पैदा होते हैं तो नॉर्मल बर्थ वेट भी उनका नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा? एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या होगा? एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हैंसन्स डिसीज इन प्रेगनेंसी। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है और उस टाइम पर उसको लेप्रोसी और हैंसन्स डिसीज हो जाए तो उसका कॉज क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्रिप्नोमा पैलेडियम, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। क्या रिस्पॉन्सिबल होगा प्रेगनेंसी में यदि हैंसन्स डिसीज होती है? तो रिस्पॉन्सिबल तो वही बैक्टीरिया होगा जो नॉर्मल वे में यदि आपको क्या हो? हैंसन्स डिसीज और लेप्रोसी हो, वो होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। क्या होगा? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। नेक्स्ट इज in which year the Consumer Protection Act was passed by Parliament to provide for a better protection of the interest of consumer and focus on consumer justice through the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumer disputes and matters connected herewith। सीधा सा क्वेश्चन है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट में? 1981 में, 1985 में, 1986 में कि 1989 में? कब है जो इंडियन पार्लियामेंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था? तो वो था 1986, 1986 में। कब? 1986 में। नेक्स्ट वन, व्हाट मेजर्स हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यूरिंग ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन से मेजर्स हेल्प करेंगे जब आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई होने से बचाने के लिए? नेबुलाइजेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, कंबशन या फिर स्टीम इनहेलेशन। एक क्वेश्चन और आता है कि ड्राई ऑक्सीजन को क्यों एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है। दूसरा है कि यहाँ पर हेल्प करेंगे ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन को बचाने के लिए जब भी आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं तो होगा ह्यूमिडिफिकेशन। ऑक्सीजन ड्राई गैस होती है, ट्रैकिया को इरिटेट करेगी, इसीलिए इसको क्या किया जाता है? जो म्यूकस को ज़्यादा बनाने का भी काम करेगी। तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करेगी? इरिटेट करने का काम करेगी। यदि ड्राई फॉर्म में भेजा तो आप इसको ह्यूमिडिफायर के तौर पर स्टेरॉइल वाटर है जो यूज़ करते हैं। तो क्या होगा आपका आंसर? ह्यूमिडिफिकेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फॉल्सीपेरम मलेरिया। यदि फॉल्सीपेरम मलेरिया हुआ है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वैंकोमाइसिन, क्लोरोक्विन, क्विनीन या फिर मीथोट्रैक्सेट।
सबको पता है फाल्सीपेरम मलेरिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है क्लोरोक्विन। मलेरिया जो पैरासाइट इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, जिनको फाउंडर ऑफ वैक्सीनोलॉजी, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज की थी। किसकी? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी एडवर्ड जेनर। इन्हीं के लिए मलेरिया पैरासाइट की खोज करने वाला के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी और फादर ऑफ वैक्सीन, तो वो कौन है? एडवर्ड जेनर। क्लोरोक्विन किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है? फाल्सीपेरम मलेरिया के लिए। नेक्स्ट इज थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटेलिया इज। फीमेल जेनाइटेलिया से वाइट कलर का म्यूकस डिस्चार्ज होता है जो कि थिक है, तो क्या है? लेबिया, एस्ट्रोजन, हाइमेन या फिर स्मैग्मा। तो जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है उस टाइम पर ये सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है जो कि थिक रहेगा, वाइट कलर का होता है, तो वही है यहाँ पर थिक वाइट म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द फीमेल जेनाइटेलिया, और ये कहलाता है स्मैग्मा। सॉरी, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्मैग्मा, जो कि जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वहाँ पर क्या करेगा? इन्फेक्शन और जो इरिटेशन से प्रिवेंट करेगा। क्या? स्मैग्मा। नेक्स्ट वन, और जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन स्टार्ट होने वाला, उसको आप म्यूकस टर्म ही यूज़ करेंगे। और हाइमन क्या है? जो कि एक लेयर है, जो कि बहुत सारे रिसर्च तो इस पर बहुत हुई है बट कंफर्म नहीं हुआ है कि यदि हाइमन जो कि एक लेयर है टूट जाए दैट मीन्स आपकी वर्जिनिटी लॉस्ट हो गई है, लेकिन ये कुछ अलग रीजन्स भी इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर हाइमन एक लेयर है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो लेबिया माइनोरा मेजोरा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, वुल्वा के नाम से भी आप इनको जानते हैं। और फीमेल जेनाइटेलिया से यदि वाइट कलर का थिक डिस्चार्ज होता है तो वो क्या कहलाएगा? स्मैग्मा। साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी साइन है किसके? प्लेसेंटल सेपरेशन के। हमने स्टार्टिंग में पढ़े प्लेसेंटल सेपरेशन के 4 कार्डिनल साइन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा साइन नहीं है? लेंथनिंग ऑफ द कॉर्ड एट द वुल्वा, मतलब जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वो यहाँ पे। गस्ट ऑफ ब्लड इज सीन, फंडस राइजेस अप टू द अम्बलाइकस, टेम्परेचर राइजेस। तो क्या है जो प्लेसेंटल सेपरेशन के टाइम पे देखने को नहीं मिलेगा? गस्ट ऑफ वेजाइनल ब्लड देखने को मिलेगा। फंडल हाइट है जो अम्बलाइकस के ऊपर तक जाएगी, यहाँ पर अम्बलाइकल कॉर्ड लेंथिंग देखने को मिलेगी। और जो फर्म शेप की यूट्रस रहेगी, तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो होगा टेम्परेचर राइसेस। कभी भी टेम्परेचर है जो बढ़ता नहीं है प्लेसेंटल सेपरेशन के बाद, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा टेम्परेचर राइसेस। प्लेसेंटल सेपरेशन के जो साइन होते हैं, वेजाइनल ब्लड का गसिंग, सडन जो ब्लड है वो आना इकट्ठा, अम्बलाइकल कॉर्ड है जो विजिबल बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा दिखाई देना, यूट्रस है जो सॉफ्ट रहेगी और फ्लैट होगी लेकिन राउंड और ग्लोबुलर शेप में, सॉरी राउंड और फर्म शेप में रहेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? टेम्परेचर राइसेस। नेक्स्ट इज साइंस ऑफ ट्रू लेबर आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी ट्रू लेबर पेन के साइन है किसी एक को छोड़कर। पेनफुल रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, डायलिटेशन ऑफ द ओस, फीटल मूवमेंट और ब्लड शो। तो जो ट्रू लेबर पेन के साइन हैं सब किसी एक को छोड़कर। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पेनफुल आते हैं जो कि धीरे धीरे इंटेंसिटी रायदम बढ़ती जाती है। सर्वक्स का जो ओस है, मुंह है, वो ओपन होगा तो डायलिटेशन होगा। ब्लडी शो देखने को मिलेगा, लेकिन कभी भी जब लेबर पेन आते हैं तो माँ को फीटल मूवमेंट फील नहीं होते हैं, ना ही वो दिखाई देते हैं, क्योंकि बेबी का हेड है जो क्या होता है, जो पेल्विस बोन है उस एरिया में इंगेज होना स्टार्ट होता है। तो ऐसे केस में फीटल मूवमेंट ना तो आपको फील होंगे ना ही डॉक्टर को दिखाई देंगे। इसीलिए बार बार हार्ट रेट है जो मॉनिटर की जाती है एनएसटी टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट वन इज एमनियोटिक फ्लूइड एंड सैक सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट। तो एमनियोटिक फ्लूइड के सभी फंक्शंस हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर हेल्पिंग टू डायलेट द सर्विक्स, प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम इंजरी, प्रोवाइडिंग द फीटस विथ इम्यून बॉडीज, कीपिंग द फीटस एट एन इवन टेम्परेचर। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है और एमनियोटिक सैक है बच्चे को सब चीज़ों में हेल्प करेगा। एक ये तो कुशन की तरह काम करेगा, बच्चे के लिए टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, फीटस को इंजरी से प्रिवेंट करेगा क्योंकि कुशन तकिए की तरह काम कर रहा है, सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करता है। जब किसी भी लेडी को ओलिगोहाइड्रोमनियास होता है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि नॉर्मल लेबर पेन के लिए वेट ना करें,
LSCS करके बच्चे को बाहर निकाल देते, क्योंकि जिस फ्लूइड के कारण प्रेशर पड़ेगा, सर्विक्स डायलेट होगी, वो नहीं है। तो इस तरीके से क्या करेगा, सर्विक्स डायलेटेशन में भी हेल्प करेगा। जो आपका आंसर होगा यहाँ पर वो होगा प्रोवाइडिंग द फीटस विथ इम्यून बॉडीज। तो एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को जो एंटीबॉडीज़ हैं या फिर इम्यून बॉडीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ हाउस विजिट बाय आशा इन अ डेज। तो एक आशा वर्कर एक दिन में कितनी हाउस विजिट करेगी, 25, 10, 20 या फिर 35? कितनी हाउस विजिट करेगी एक आशा वर्कर एक दिन में? तो वो होगी टोटल 10। कितना? 10 विजिट है जो आशा वर्कर एक दिन में करेगी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PCTS? PCTS का फुल फॉर्म क्या है? पेशेंट चेक फॉर ट्रीटमेंट सिस्टम, पेशेंट एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, प्रेग्नेंट एंड चाइल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। PCTS ये CHO में भी आ चुका है, NHM में भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन आई थिंक MP में ही आया है। तो यहाँ पर जो PCTS है, क्या है? PCTS है, इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। क्या है? प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि आशा वर्कर्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। क्या है? आशा वर्कर के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो यहाँ पर जो आपके NHM वाले क्वेश्चंस हैं कि 15 क्वेश्चन NHM की जो योजना है, स्कीम है, उनमें से आएंगे। तो उनमें से एक ये भी है कि आशा वर्कर जो प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग हेल्थ सिस्टम है, तो यहाँ पर इसके थ्रू आशा वर्कर क्या करती हैं, जो भी डेटा कलेक्ट करती हैं वो यहाँ पे आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन, द निश्चय किट इज़ यूज टू टेस्ट। निश्चय किट किसके लिए यूज़ की जाएगी? HIV में, प्रेगनेंसी में, मलेरिया की, TB में। तो निश्चय किट का इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। जैसी मार्केट में प्रेगा न्यूज़, प्रेगा किट मिलती है, वैसे ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ऑफ सप्लाई है जो निश्चय किट अवेलेबल कराई जाती है। ये भी सेम वही है, लेकिन ये गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड कराती है। प्रेगा न्यूज़, प्रेगा किट है जो मार्केट में आप मेडिकल शॉप पे जाएंगे तो आपको मिलेगी, लेकिन ये सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जो CHC PSC वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, स्पेशली NHM और CHO में, तो ये बहुत बार अलग अलग जगह रिपीट हुए हैं। द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू। तो NMBS स्कीम को किस में मॉडिफाई किया गया था? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और JSS के, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम और RKS के, जननी शिशु सुरक्षा योजना RBS के, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो यहाँ पर किस में? NMBS नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को मॉडिफाइड करके लाया गया था JSY में, जननी सुरक्षा योजना में, जिसका नाम था पहले मैटरनल प्रोटेक्शन स्कीम। अभी भी किस नाम से जानते हैं? मैटरनल प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च की गई थी NRHM के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम था कि मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कम करना। कैसे? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देकर हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा के। तो इसके तहत कुछ अमाउंट भी दिया जाता है चेक में और कैश में, जो कि माँ और जो आशा वर्कर माँ को लेके जाती है हॉस्पिटल, उसके लिए। क्लियर? नेक्स्ट वन, इफ अ चाइल्ड्स वेट फॉल्स इन ग्रीन लाइन ऑन ग्रोथ चार्ट इट इंडिकेट्स। तो यदि बच्चे का वजन जो ग्रोथ चार्ट है ग्रीन लाइन से कम जाता है, मतलब क्या है? सीवियरली अंडर वेट है, लेस वेट है, नॉर्मल वेट टू एज या फिर नन ऑफ द अबव। बच्चे का वेट है जो ग्रीन लाइन से क्या है, ग्रीन लाइन तक जाता है ग्रोथ चार्ट में, तो ये क्या है? नॉर्मल वेट है बच्चे का। ये देखिए यहाँ पर ये जो 3 कलर की होती हैं, वेट ऑफ ऑल नॉर्मल एंड हेल्थी चिल्ड्रन व्हेन प्लॉटेड ग्रोथ चार्ट और रोड टू हेल्थ चार्ट। रोड टू हेल्थ चार्ट और ग्रोथ चार्ट की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन कर्व है
फॉल अबव सेकंड कर्व मतलब ग्रीन कर्व, मतलब बच्चा क्या है, ठीक है। येलो में है सेकंड और थर्ड कर्व के बीच में, मतलब बच्चा मॉडरेटली अंडरवेट है। यदि बच्चा ऑरेंज कर्व से नीचे जाता है मतलब कि बच्चा सीवियरली अंडरवेट है और इसको हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ध्यान से देखिए, यदि कहा जाता है कि ग्रोथ चार्ट फॉल्स अबव सेकंड कर्व, सेकंड कर्व मतलब ग्रीन बैंड, मतलब बच्चा क्या है, हेल्दी है। सेकंड और थर्ड कर्व के बीच में जो येलो वाली लाइन है, बीच की लाइन है, यहाँ पे है मतलब अंडरवेट है। अब ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इससे भी नीचे जाता है बच्चा, मतलब बच्चा क्या है, सीवियरली अंडरवेट है। ये क्या कहलाता है, कहलाता है रोड टू हेल्थ चार्ट। आप इम्यूनाइजेशन कार्ड देखेंगे उसमें आपको पीछे मिल जाएगा, पीडियाट्रिक में आपने पढ़ा ही है। नेक्स्ट वन, रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, हेनरी फोर्ड, हेनरी डोरेंट, हेनरी ब्राउन या फिर हेनरी साइक्लिन, किसने की थी। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी हेनरी डोरेंट ने 1883 में, किसने, 1883 में। एक क्वेश्चन अब आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कम्युनिटी बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ब्लड ग्रुप वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, पाउल एनरिच या फिर एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी डाउट रह जाते हैं आप बेझिझक व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किए प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। MCQ चैलेंज क्विज का आपको कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप कुछ PDF मटेरियल या फिर स्टडी मटेरियल लेते हैं तो उसका चार्ज लगेगा, लेकिन ऐप में आपको क्वेश्चन खेलना तो फ्री है, जो कि आपको डेली अपडेट किए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक